नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे समाजवाद वर्सेस परिवारवाद। यूपी में चुनाव से पहले सपा बीजेपी में सेंधमारी का वार पलटवार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर दोनों ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने पलटवार किया तो सीएम योगी ने परिवारवाद का तंज कसते हुए समाजवाद पर जोरदार हमला बोला। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी असेंबली चुनाव में सरगर्मी बढ़ने के साथ दलों में सेंधमारी का खेल जारी है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक बीजेपी के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायकों को तोड़कर मकर संक्रांति पर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। तो मकर संक्रांति के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा पलटवार किया कि सीधे मुलायम परिवार में ही सेंधमारी कर मुलायम सिंह समधी और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को ही बीजेपी में शामिल करा लिया। अपर्णा यादव ने कमल का साथ पाते ही बीजेपी की तारीफ और पीएम मोदी के काम के कसीदे पढ़ दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। बीजेपी के सेंधमारी से सपा को जोरदार झटका धीरे से लगा तो वहीं अखिलेश का दर्द भी सीधे शब्दों में बाहर आ गया। अखिलेश ने सधे शब्दों में तंज कसते हुए कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। सपा विचारधारा का विस्तार हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी हमारी विचारधारा चलेगी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरी नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। अखिलेश के वार पर यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने अखिलेश पर वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने की बात की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे अखिलेश के परिवारवाद पर चोट करते हुए
तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे। 2017 में जब सत्ता में आने के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा, और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। यूपी में जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण में भी बदलाव साफ दिख रहा है। परिवारवाद और समाजवाद के बीच लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में समाजवादी परिवार में टूट सामने आई है। साल 2017 विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी सुर्खियां बनी थी, तो वहीं अब 2022 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भाजपा ने पार्टी में शामिल कराकर परिवार में एक राय नहीं होने का किस्सा उजागर कर दिया है। बीजेपी ने परिवारवाद पर चोट करने के साथ ही समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बीजेपी में विस्तार होने की बात कह रहे हों, लेकिन बीजेपी ने परिवार में फूट डालकर परिवारवाद पर सपा को चारों खाने चित करने की बिसात बिछा दी है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज। तो आज दिन भर चर्चा रही टीवी पर, सोशल मीडिया पर कि अपर्णा यादव जो है बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा जेबा खान हैं, सपा प्रवक्ता हैं। जेबा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे गौतम राणे हैं, दलित चिंतक हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ नावेद शिकोहो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद साहब, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ शिव प्रताप हमारे प्रमुख संवाददाता भी बने हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन जी आपसे ही करेंगे। जिस तरह से आज दिन भर एक चर्चा रही, एक बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं, बड़ा उलटफेर कह सकते हैं राजनीति में, लेकिन इसके कयास तो काफी पहले से लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन एक वक्त का इंतजार था। क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में ये जितने लोग आ रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, विकासवादी व्यवस्था से, राष्ट्रवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर आ रहे हैं। और उसी क्रम में अपर्णा जी का भी भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण हुआ है। उनका भारतीय जनता पार्टी को में उन्होंने सदस्यता ली है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की दृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा को सदैव आगे बढ़ाने का काम करती है, और भारतीय जनता कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है, और एक एक
कार्यकर्ता की सुरक्षा की गारंटी है। एक यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आने वाला हर व्यक्ति इस बात को ठीक तरह से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु अन्य दलों में ऐसा नहीं है। वहां पर एक ही व्यक्ति है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, एक ट्रस्ट की तरह पार्टी को चलाता है। वो सीईओ की तरह जो कहेगा वही पार्टी में अंतिम होगा, उस कंपनी में अंतिम होगा। इसका उदाहरण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। उसके बाद से आने वाले कृष्ण मोहन जी, चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, भरपाई कर रही है। जो बड़े नेता इस वक्त बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसी दिशा में ये एक कदम है बीजेपी का, जो अपर्णा यादव को शामिल कराया गया है। क्या वो भरपाई हो पाई है बीजेपी की, या फिर आने वाले समय में और बड़े चेहरे देखेंगे? आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी में ये वो लोग थे जो छोड़ के गए हैं जिनको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिनको राजनीतिक, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा चेहरा नहीं मानते, धर्म सिंह सैनी को बड़ा चेहरा नहीं मानते, दारा सिंह चौहान को बड़ा चेहरा नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष एक बड़ा चेहरा नहीं है। यहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता भी कभी, मैं तो पहले ही कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, और सामान्य कार्यकर्ता यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई विशेष चेहरा नहीं कि विशेष चेहरा छोड़ के गए हैं तो उसकी भरपाई करनी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी व्यवस्था को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, परंतु जो गए हैं उनको इसलिए गए हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में अपने क्षेत्र में उन्होंने 5 वर्ष बेहतर कार्य नहीं किया है और उनको टिकट कटने का डर था, उनको पुत्रमोह था और वो बेहतर कार्य अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए, जनता हरा देती और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती, इसलिए ये लोग भाग के गए हैं। परंतु जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, विकासवादी व्यवस्था। ठीक है, जेबा जी से जवाब ले लेते हैं। जेबा जी, जो आज अपर्णा यादव जो हैं बीजेपी में शामिल हुई हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान पहुंच सकता है? और आज चर्चाएं ये भी रही, इस जो शामिल हुई है अपर्णा यादव, इसको लेकर कहा जा रहा 2016 से पहले शिवपाल यादव ने भी ये काम किया था, पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। तो एक बार फिर से वो चीज ना दोहराई जाए कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी और आज फिर समाजवादी पार्टी उस स्थिति में पहुंच चुकी है। देखिए शैलेंद्र जी, आप एक बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं। अपर्णा जी की तुलना शिवपाल जी से ना करी जाए तो बेहतर है। शिवपाल जी ने पूरा जीवन अपना राजनीति में दे दिया है, पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी तुलना अपर्णा जी से बहुत वाजिब नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात जहां तक है अपर्णा जी के कहने पे, देखिए मेरे पास वो राय लेने तो आई नहीं, और तो सिंपल सी बात है, मेरे पास शुभकामनाएं देने के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दोहरे चरित्र की मैं भाजपा की बात करूंगी। मैंने भाजपा महोदय को बहुत शांति से सुना, बहुत सम्मान करूंगी अगर वो भी शांति से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि टिकट कटने से लोग यहां से वहां चले गए और अपर्णा जी राष्ट्रवाद के रास्ते पे आई हैं। देखिए पहली बात तो ये पहली पार्टी है जो सर्टिफिकेट बांट रही है। अगर आप भी शैलेंद्र जी इनकी किसी बात से असहमति दिखाएंगे तो अभी ये आपको भी देशद्रोही घोषित कर देंगे यहीं बैठे बैठे। जो इनकी पार्टी में आए वो राष्ट्रवादी है, और जो इनकी पार्टी में नहीं आए, मतलब जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आप है, हम सब देशद्रोही हैं। जितने कार्यकर्ता हैं सब देशद्रोही हैं। तो इनका जो जिस हिसाब से ये मापते हैं, आपते हैं लोगों को, ये मुझे कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड लगता है। जहां तक इन्होंने स्वामी मौर्य जी को छोटा चेहरा कह दिया, देखिए ये खिसियानी मिलनी खम्बा नोचे वाली सिचुएशन में है, तो और कुछ बोलने को है नहीं। एक और बात कहूंगी, इन्होंने कहा एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। मेरे भाई, कार्यकर्ता छोड़िए, इनके यहाँ तो ऐसा फरेब होता है कि चेहरा किसी और का 17 में दिखा के इन्होंने ओबीसी वोट बैंक पे सेंध मारी और लास्ट में मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाता है। तो ये तो ऐसी पार्टी है जो अपने भी प्रदेश अध्यक्ष को धोखा देने से पहले सोचती नहीं है, पूरे ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य को पेश किया और जब जीत गए तो इन्होंने योगी जी को आगे कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे, और आज उनकी जगहसाई करा दी है, उनको स्टूल मंत्री का दर्जा दिला दिया है इन्होंने। उसके बाद भी ये यहां बैठ के मुझे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी कोई हो ही नहीं सकता इनके हिसाब से। हम सब तो देशद्रोही हैं जो इनकी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हैं।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। पुष्पेंद्र जी, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, अपर्णा यादव जो हैं बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो जितने बड़े नेता हैं, कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, आम आदमी पार्टी किसी को शामिल नहीं करना चाहती या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ कोई जाना नहीं चाहता? लोगों को लगता है कि जो मुख्य मुकाबला है सिर्फ बीजेपी और समाजवाद पार्टी के बीच है। देखिए शैलेंद्र जी, ये सच है कि आज बीजेपी के खुश होने का दिन है और समाजवादी पार्टी के अफसोस करने का दिन है, अगर वो करना चाहे तो। वरना जैसा कि बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि उनको कोई अफसोस नहीं है अगर उनके यहाँ से जा रहे हैं लोग। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगभग 1 दर्जन विधायक और इनके 3 बड़े मंत्री इनकी पार्टी को अलविदा करके कहीं जा चुके हैं और इनको कोई अफसोस नहीं है। तो वैसे ही आप सपा के साथ भी हुआ है, तो उनको भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो उसके बारे में लोग बात नहीं करना। आम आदमी पार्टी का इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है। कोई टिकट की वजह से जा रहा है, कोई अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा रहा है। ये दल बदल वाली प्रक्रिया आमतौर पर चुनाव के दौरान होती है। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी की जहां तक बात आप कह रहे हैं कि वो जाना नहीं चाहते, आप लेना नहीं चाहते, तो हम आपको बता दें कि हमारे दल में सभी का स्वागत है। हम कोई ऐसा नहीं है कुछ कि हम किसी को मना कर रहे हैं लेने से या हम किसी का स्वागत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी एक विचारधारा है जो इन पार्टियों से बिल्कुल अलग है। वो इस तरह से कि हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जातियों पर और परिवारवाद पर, धर्म पर, इन तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते रहे हैं अब तक के। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, उसने इन लोगों को मजबूर किया कि आप आम आदमी के मुद्दे पर राजनीति करिए। और उसका नतीजा आप देखिए कि हमने कहा कि हम बिजली 300 यूनिट खरीदेंगे आम आदमी के लिए, तो उसका नतीजा आप देखिए कि कैसे दूसरे दलों ने उसकी कॉपी की और उन्होंने अनाउंस किया। हमने मजबूर किया इनको कि आप राजनीति करेंगे तो अब जनता के मुद्दों पे करेंगे। आप जो है धर्म की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो बिजली फॉर्मूला हो, चाहे वो शिक्षा का फॉर्मूला हो, उसको सब फॉलो करना चाहते हैं, सब उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन अब किसको क्या फायदा मिलता है देखने वाली बात होगी। मेरे साथ दलित चिंतक बने हुए गौतम राणे साहब। गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौतम जी, जिस तरह से अब हम ये राजनीति इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब सब दलित और पिछड़ों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के या फिर बहुजन समाज पार्टी के। क्या वाकई में दलित हित होता भी है या फिर से चुनाव जीतने का एक फंडा है? अगर हम बात करें हाल ही में जो वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं असीम अरुण, अब वो उनको दलित आइकॉन के रूप में पेश किया जा रहा है और बीजेपी ये कहने की कोशिश में है कि साफ छवि वाले जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी जी, देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपने ये किया कि आज दलितों की सबको चिंता है। एक जानवर होता है घड़ियाल जिसको कहते हैं, उसमें लेचरेबल ग्लैंड होती है। जब वो पूरी तरह से अपने शिकार को भकोस लेता है तो उसके आंख से आंसू निकलते हैं और लोग ये गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि शायद वो रो रहा है, दुखी है, लेकिन वो उसके खुशी के आंसू होते हैं। और इसी तरह से जो बीजेपी का क्या फुल फॉर्म आपने बताया हमें नहीं मालूम, हमें बस एक ही फुल फॉर्म इसका मालूम है, भ्रष्टाचार जननी पार्टी। अगर इसका जन्म न होता तो भ्रष्टाचार का भी जन्म उतना न होता जितना आज है। और जहां तक इनके जुबान से बार बार बात निकलती है राष्ट्रवाद, हाँ, निश्चित तौर पे ये राष्ट्रवादी हो सकते हैं जिनके शासन काल में देश की सीमाएं पूरी तरह से असुरक्षित हो जाए, जिनके शासन काल में बीएसएफ के कार्य क्षेत्र में आने के बावजूद प्रधानमंत्री अपनी जान बचा करके भागने पे मजबूर हो जाए, तो ऐसे लोग अगर राष्ट्रवादी हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद माना जा सकता है। हम देश के हिफाजत की बात करेंगे, देश के आर्थिक तौर पे मजबूत होने की बात करेंगे, तो हमें दलित चिंतक के आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पैदा होती है, ये कहा जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात आपने लाई असीम अरुण जी की,
तो हमें लगता है कि उनको भी ज्यादा बुखार चढ़ गया है। यह बताया गया होगा कि तुम्हें इस समय मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, तुम्हारी बड़ी अच्छी छवि है, और इसके बाद इस चुनाव के बाद उनका भी बुखार उतर जाएगा और समझ में आ जाएगा। गौतम जी, आपको क्या लगता है सही मायने में उत्तर प्रदेश में इस वक्त कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो वाकई में दलित के हित की बात करती है? देखिए, दलित का हित उस समय सुरक्षित हो सकता है जिस समय भारत के संविधान को पूरी तरह से उसके प्रेम्बल्स के आधार पे, उसके आर्टिकल्स के आधार पे और उसके शेड्यूल्स के आधार पे भारत का संविधान लागू हो जाए। उस समय दलित का हित ही नहीं सुधरता बल्कि पूरे देश का हित सुधरता है। अभी तक जितने भी लोग आए हैं भारतीय संविधान के साथ पूरा उन्होंने खुला मजाक किया है, थोड़ा मजाक किया। आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, जब वो मुख्यमंत्री रही उस कार्यकाल में दलितों के हित में उन्होंने काम किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय उन्होंने 2009 से पहले काफी अच्छे काम किए थे और खास तौर से उन योजनाओं को लागू करने का काम किया था जो भारत के संविधान के आधार पे गरीब लोगों को उठाने की प्रक्रिया थी। लेकिन हो सकता है आगे जाकर के क्या उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी या तो जिसकी वजह से वो भी विमुख हो गई, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाई जिस कार्य के लिए वो आगे बढ़ रही थी। और आज तो गौतम जी, एक और अफसर हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, मायावती के बहुत खास रहे ब्रिजलाल। वही अब वो बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। बहन मायावती के जितने भी खास लोग थे, चाहे वो पीएल पुनिया रहे हों, चाहे ब्रिजलाल जी रहे हों, चाहे नेतराम है राजनीति में नहीं आए हैं, चाहे असीम अरुण रहे, ये भी बहुत खास लोगों में थे। तो अब आप ये समझिए कि ये खास लोग अगर नाराज होकर के गए हैं तो हो सकता है कोई ना कोई अंडर टेबल डील हुई होगी जिसका डर लग रहा होगा कि ये भ्रष्टाचार जननी पार्टी, जैसे होता क्या है कि क्षेत्र में जब टकोरी होते हैं, जेब कतरे होते हैं और उसमें कोई बड़ा डकैत आ जाए उससे डरने लगते हैं और अंडरवर्ल्ड के आदमी की उपस्थिति हो जाए तो भयंकर तरीके से बिल्कुल। लेकिन अब दलित वर्ग जो है, जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश में, उसके सामने भी तमाम समस्याएं खड़ी हैं। वो भी असमंजस की स्थिति में है, किस पर भरोसा करे किस पर भरोसा ना करे। हर पार्टी की कोशिश है कि उसमें किसी तरह सेंधमारी की जाए। वापस लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ शिव प्रताप बने हुए प्रमुख संवाददाता है हमारे। शिव प्रताप, आज दिन भर चर्चा रही अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर, वो शामिल भी हो गई। जो कैंट सीट है लखनऊ की, उसको लेकर सियासी सरगर्मी जो है बढ़ गई है। अभी तक रीता बहुगुणा जोशी जो हैं, उनका कहना था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, मेरे बेटे को यहां से टिकट दिया जाए। उधर और भी तमाम बड़े नेता हैं, उनका कहना है मेरे बेटे को दिया जाए। अब क्या लगता है कि बीजेपी जो है कैंट सीट से अपर्णा यादव को उतारेगी या फिर कोई और भी दावेदार हो सकता है? बिल्कुल, इसी विषय पे आपको बता दें कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत भी की गई, के न्यूज़ की तरफ से खास बात की गई और ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि जिस तरीके से पार्टी की लाइन है उसमें सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया है कि अगर उनके बेटे को टिकट देने में कोई असमर्थता जताई जाती है सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि वो खुद सांसद हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन अब जब अपर्णा यादव शामिल हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में तो ये अपने आप में एक अलग समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2017 में जब अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव में सहभागिता की थी तो उस वक्त उनकी हार हुई थी और उसके बाद अब भाजपा में शामिल हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे कैंट सीट को लेकर के कैसे समीकरण बनाती है, क्योंकि एक तरफ रीता जोशी हैं जो कि लगातार अपने बेटे के लिए संवाद कर रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है कि उनको टिकट दिया जाए उनके बेटे को, क्योंकि वो पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं और एक्टिव भूमिका में कैंट विधानसभा क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं, तो लिहाजा उसको टिकट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू ये बन चुका है कि आखिरकार अब पार्टी करती क्या है, ये समझने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल ये समझने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए नवेद शिकोह साहब। नवेद साहब, आज एक स्थिति ये भी देखने को मिली, जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो रही थी तो प्रमुख भूमिका में दो चेहरे सामने रखे गए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में आए, पहले यही दो सामने रहे। तो ये क्या कोशिश है, क्या जो ओबीसी को लेकर जो नाराजगी चल रही इस वक्त, जो ओबीसी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो ये दिखाने की कोशिश है बीजेपी की कि ओबीसी के जो चेहरे हैं उनको हम सामने रख रहे हैं, उनकी उपस्थिति में सदस्यता दिलवाई गई? शैलन जी, मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है। देखिए, कोई भी पार्टी किसी को शामिल कराती है तो उसका एक स्तर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग समान है, सबका सम्मान होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल पे कोई भी ज्वाइन करे, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। चाहे कोई बहुत बड़ा दिग्गज नेता हो या आम इंसान, किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाए। आज जिस शिद्दत के साथ और जिस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, दिल्ली में हुई है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ओहदेदार लोगों की मौजूदगी में, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक कार्यकर्ता तक इनका स्तर है। ना किसी राजनीतिक दल में इनका बड़ा ओहदा रहा, ना अनुभव रहा, ना जनाधार रहा, ना ये कभी मंत्री रही हैं, ना कभी ये सांसद रही हैं, ना विधायक रही हैं। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही हैं तो ये सबका अधिकार है, जुड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या भाजपा, सपा, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे कार्यकर्ताओं को जब शामिल करवाते हैं तो एक भीड़ को शामिल कराते हैं? पर्टिकुलर एक महिला को शामिल कराने के लिए जो एक प्रोटोकॉल, एक सम्मान, और दिल्ली में जिस तरीके से मंच सजाया गया, बाकायदा चर्चा हुई, खबरें चली, एक माहौल बना, इससे तो यह पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मुलायम की फैमिली को बड़ी वैल्यू समझती है। उनका भी मुलायम की फैमिली से बहुत सीधा रिश्ता भी नहीं है, उनका भी बहुत ही धुंधला रिश्ता है जिनको शामिल कराया गया है। कोई जैविक संबंध नहीं है। इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे नवेद साहब, जैसे आपने कहा कि जो अपर्णा यादव है बहुत बड़ा कद नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है। जितना शोर और मचाया गया है जब सदस्यता दिलाई गई बीजेपी की, एक कोशिश है कि एक संदेश जाए कि अगर आपके पास बड़े नेता आ रहे हैं तो हमारे पास भी आपके परिवार के सदस्य के तौर पर लोग शामिल हो रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा रही। अब
इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम कृष्ण मोहन जी आपके पास आएंगे। कृष्ण मोहन जी, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, पेश किया गया है अपर्णा यादव को, उसको कैसे समझें? क्या वो इतने कद की नेता हैं? क्या वो मास लीडर हैं? एक तरफ आप ही की पार्टी के लोग, आप ही की पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर कि ये पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, अपने परिवार के लोगों को टिकट देती है, और जब टिकट को लेकर अखिलेश यादव मना कर देते मैं टिकट नहीं दूंगा, हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन लड़ाई टिकट को लेकर ही है, तो अब आप इसकी सराहना नहीं करते, बाकी ये कहते हैं कि देखिए उनके परिवार के लोग हमारे पास आ रहे, परिवार नहीं संभाला जा रहा। कृष्ण मोहन, देखिए पहली बात की जहां तक परिवारवाद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय अपर्णा जी का क्या संबंध है? वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, विचारों पर उन्होंने विश्वास किया है। रही बात, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि ढेर सारे मतलब नेता, उनको बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल एक व्यवस्था के तहत ज्वाइन कराया गया। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूं कि भारतीय वो ज्वाइन करने वाली थी, यहाँ कार्यालय पर चौकी ज्वाइन होता है, प्रदेश कार्यालय पर सारे ज्वाइन कराने वाले जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने दिल्ली में बुलाकर उनको ज्वाइन करा दिया गया। तो ये कौन सा बड़ा विषय है भाई? दिल्ली में ज्वाइन कर ले, चाहे बड़ा विषय इसलिए ना कि आपके तमाम बड़े नेता ट्विटर पर मैसेज कर रहे हैं उनके शामिल होने पर, तमाम बड़े कार्यकर्ता, तो आप इसको कैसे मानेंगे? जो आम कार्यकर्ता होता है, छोटा नेता, उसको क्या इस तरह शामिल किया जाता है, इस तरह उसका प्रचार प्रसार किया जाता है? खुद मुख्यमंत्री उसको लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। सबका स्वागत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और एक एक कार्यकर्ता का सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास करके जुड़ रहे हैं। ठीक है जेबा जी, भले ही कृष्ण मोहन कुछ भी कहें कि बीजेपी में छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इनकी पार्टी के बड़े नेता इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, एक बहुत बड़ा तीर मार लिया बीजेपी ने। लेकिन जेबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक चीज समझना चाहेंगे, जो अखिलेश यादव जिस तरह से सामने आए, उन्होंने अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो कहा, उसे कैसे समझें? उन्होंने कहा कि समाजवाद की जो विचारधारा है वो और आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेताजी, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। इसको कैसे समझे? एक जो उनका पेश होने का तरीका था, क्योंकि तमाम बड़े नेता उनके परिवार से निकलकर कोई दूसरी पार्टी में जाता है, वो हमलावर हो जाता है, वो अनाप शनाप बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी अखिलेश यादव ने नहीं किया। क्या अखिलेश यादव सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है कि इसकी सहानुभूति जो है अखिलेश यादव को मिले, ना कि अपर्णा यादव, ना कि बीजेपी? जेबा जी, शैलेंद्र जी, हम किसी सहानुभूति के मोहताज नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहुत शालीन स्वभाव के हैं और जब बहन मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और बिना इंफॉर्मेशन के वो 0 से 10 सीट पे आ जाती है और बिना इंफॉर्मेशन के गठबंधन तोड़ के चली जाती हैं, तो याद करने वाली बात है कि तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ भी अपशब्द या कुछ भी उनके विरोध में नहीं बोला था। इनफैक्ट हम लोगों को भी यही आदेश दिया था कि आपको उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखना है, वो हमसे बड़ी है। तो ये हमारे नेता की छवि है और ये उनका व्यक्तित्व है। अभी कृष्ण मोहन जी को मैं सुन रही थी, कुछ गुंडा वुंडा की बात कर रहे थे, ये इनके चाल चरित्र में आता है। जब इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जब सबकी भाषा शैली ऐसी है तो प्रवक्ता की क्यों नहीं होगी? जहां तक बात है, देखिए वो हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना जीन्स में, तो ये शालीन स्वभाव जो है ये समाजवादी जीन्स में है। और जहां तक बात उन्होंने ये कहा कि समाजवाद फैलाएंगी वहां जाके, आप ये बताइए अपर्णा जी जब 2017 में हमारे सिंबल से लड़ी थी कैंट विधानसभा, तो क्या वो भाजपा की विचारधारा पे लड़ी थी? समाजवादी विचारधारा पे लड़ी थी ना। तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा स्वीकारा और वो हर बात पे कहती है कि वो नेताजी को अपना गुरु मानती है, राजनीतिक गुरु मानती है, तो कहीं ना कहीं उनकी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं वो अलग बात है, आज किसी दबाव में वो जा रही होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से, चाहे वो 10% 20% प्रभावित थी तभी आज तक थी, तो वो जाके वो स्प्रेड करेंगी। दिस इज व्हाट वी सेड। और आज भी आपके मन से मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन मैं एक केशव जी का मैं ट्वीट पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने स्वागत कैसे किया है अपर्णा जी का,
समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू श्रीमती अपर्णा यादव जी का परिवारवाद के दलदल से निकल के राष्ट्रवाद की राह पे चलते। व्हाट इज दिस? अरे आप स्वागत करो। व्हाट क्रैप आर यू टॉकिंग? ये क्या लिख रहे हो आप? एक उप मुख्यमंत्री हो आप, ये क्या लिख रहे हो भाई? यहां से टिकट मिले तो परिवारवाद और वहां से टिकट मिले तो राष्ट्रवाद। जेबा जी मैसेज कैसे दे लोगों के बीच? अब अपर्णा यादव की खुद की पहचान इतनी ज्यादा नहीं है, वो कोई पुरानी बहुत बड़ी नेता नहीं है, वो कोई चुनाव भी नहीं जीती है, तो पेश तो ऐसे ही करेंगे ना कि मुलायम सिंह यादव की बहू को हमने शामिल कर लिया। लेकिन एक बात बताइए शैलेंद्र जी, हम टिकट दे दे तो परिवारवाद, आप टिकट दे यही सवाल कृष्ण मोहन जी से हमने किया कि जब समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को टिकट देती तब आप उस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जब वो टिकट नहीं देती तो उसका सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो आप खामोश हो जाते हैं। जब शाह जी के बेटे बीसीसीआई में चले जाते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है, और हम एक टिकट से लड़ा दे वो परिवारवाद है। ठीक है, जवाब दीजिए कृष्ण मोहन, जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं कि राजनीति में राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ये परिवारवाद है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनावों के जो टिकट चल रहे हैं उसमें भी परिवारवाद आपकी पार्टी में नजर आ रहा है, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे तमाम नेता हो, कौशल किशोर हो, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके बेटे तो एक विधायक है पंकज सिंह, वो अपने दूसरे बेटे को भी टिकट दिलाने में लगे। तो परिवारवाद तो आपकी पार्टी में नजर आने लगा है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मेरी बात भी मेरी भी सुन लीजिए। कोई व्यक्ति किसी का कहा से किसी भी जगह से टिकट मांगना ये हर व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे तब तो बात समझ में आए। रही बात राजनाथ सिंह जी के पुत्र की, तो आप देखेंगे कि लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया, युवा मोर्चा में लंबे दिनों तक काम करने के बाद उनको पार्टी ने टिकट दिया और तब जाके हम उनको मुख्यधारा में ला पाए। तो एक बार की तुरंत ला के टिकट दे देना और लंबे दिनों तक पार्टी में काम करके और उसके बाद संघर्ष करके टिकट देना दो अलग अलग विषय है। और दूसरी बात पे आते हैं जेबा जी के। जेबा जी ने कहा कि समाजवादी बड़ी ही शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं और शालीन लोग समाजवादी हैं। इसका उदाहरण शैलेंद्र जी मैं देना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट की घोषणा की और कैराना से पहला समाजवादी कोई भी राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशी की घोषणा करता है तो बड़े शालीन चेहरा वो चेहरा देता है जिससे कि हम मैसेज दे सके कि हम बेहतर दल हैं। इनमें जो सबसे शालीन चेहरा दिखा, जो सबसे बेहतर शालीन चेहरा दिखा वो नाहिद हसन दिखे। समाजवादी पार्टी का सबसे शालीन चेहरा नाहिद हसन है, दिखाने का नासिद हसन है, तो छुपाने वाले कौन से होंगे साहब? जो जितना बड़ा आपराधिक छवि का व्यक्ति है उतना बड़ा समाजवादी है। इस बात को अखिलेश जी ने तय कर दिया है। उसके बाद जितने भी समाजवादी पार्टी के टिकट घोषणा हुई है उसमें से आप उठाकर देखेंगे लगभग 70% लोग गंभीर धाराओं में, जिन पर जिला बदल तक का, जिन पर बड़े बड़े अपराध शामिल है, उनको ये टिकट दिए और अंतर अखिलेश जी को जब थूथू हुई तो उनका टिकट बदलना पड़ा। तो जो चेहरा दिखाने वाले जवाब ले लेते हैं जेबा जी से। जेबा जी, इस बात की चर्चा इस वक्त बहुत चल रही है कि एक तरफ गुंडे बदमाश माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है, एक तरफ साफ छवि वालों को। असीम अरुण एक जीता जागता उदाहरण है और असीम अरुण इस बात को खुद कह रहे हैं कि एक पार्टी को आप देखिए कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। एक पार्टी ये है जहां साफ छवि वाले अधिकारी स्तर के लोग शामिल हो रहे हैं। इसको कैसे समझें? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है कैंडिडेट्स की, उसमें 25% जो लोग हैं उसमें आपराधिक बैकग्राउंड है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी भी शामिल है। आपके मुकदमे वापस ले लेने से किसी का इतिहास नहीं मिट जाता राजनीतिक और भाजपा और आपराधिक मुकदमे वो जो सामाजिक अपराधी है, इन दोनों में अंतर होना चाहिए। लेट मी कंप्लीट। आप जब भी बोलते हैं मैं बहुत शालीनता से सुनती हूँ। बोलिए, लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिलाना था कि राजनीतिक मुकदमे कुछ दिला दिया और सामाजिक अपराधी कुछ और होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा याद दिलाया। जी, आपने टिकट बदलना भी पड़ा। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया शैलेंद्र जी, इन्होंने बहुत अच्छा याद दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के धारा बात कर लेते हैं। क्या उनपे कौन लगी, उन्हें वापस लेनी पड़ी मुख्यमंत्री बनते ही? क्या संज्ञा नहीं लगी थी? क्या उनपे आपराधिक मुकदमे नहीं थे? क्या वो राजनीतिक मुकदमे थे? कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने ही मुख्यमंत्री की आप बात कर लीजिए ना, दूसरे की मत करिए।
अपने मुख्यमंत्री की बात करिए, इतनी संगीन धाराएं लेके, और मुख्यमंत्री जी ग्रहण के बाद सबसे पहला काम जो करते हैं वो अपनी धाराएं वापस लेते हैं। सारे मुकदमे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी आपराधिक मामले वापस ले लेते हैं। उस पे जिला बदल तक का मुकदमा है साहब, और आपको डर से तनीफान कौन है सर? ना कर दे, तनीफान कौन है? आपने कैंडिडेट चेंज कर दिया। तनीफान कौन है? क्या ये झूठ बात है? तनीफान कौन है? क्या ये झूठ है कि आपने तो अपना प्रत्याशी नहीं बदला? क्या ये झूठ है? हम लोग देखिए, हम लोग जो भी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। का चेहरा था वो नाई रतन है। जब आप आजम खान जी को बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी में आप प्रताड़ना कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है वो जनता देख रही है, तो आप झूठे मुकदमे लगा सकते हैं। आदरणीय राम, वहां पे आजम खान पर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं वो सबके सब वहीं के, वो सारे के सारे मुस्लिम है। वो मुस्लिम लोग उनके रामपुर के रहने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए हैं। वो किसके ऑर्डर पे, वहां पे डीएम के अंडर में क्या हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं। इसको ठीक से आप पढ़ लीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए लोगों ने आजम खान साहब पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। वहां के डीएम के ऑर्डर पे, वहां के डीएम के ऑर्डर पे सब होता था, और जब जाहिर है आपके चिल्लाने से किताब चोरी का जो मामला है वो भी आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने दर्ज कराया है। इसको ठीक से ध्यान से देखिए। उनके नहीं, हम पूरा ध्यान से देख रहे हैं। सारा कुछ डीएम के ऑर्डर पे रामपुर में हुआ था, और वो आज नहीं तो कल क्लियर होगा। 80% मुकदमे कृष्ण मोहन, उस पर भी बातचीत हो रही कि उस वक्त जो डीएम थे अजनी कुमार, उन पर भी ये चीजें सामने आ रही, डीएम ने जानबूझकर ये ऐसा किया। दूसरी चीज, एडीआर की रिपोर्ट में ये सामने आया है जो 45 विधायक हैं उन पर ऐसे संगीन मामले हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया जा सकता। उनमें 32 विधायक सिर्फ बीजेपी के हैं, तो इसको भी स्वीकार कीजिए, किसकी संख्या ज्यादा है? बिल्कुल। कृष्ण मोहन जी जवाब दीजिए। जी शैलेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, अभी आप पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने अपर्णा यादव के जाने पे जो टिप्पणी दी, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी बहुत मजे हुए राजनेता हैं, और उन्होंने ये शुभकामना अपर्णा को देते हुए जो इशारा किया कि समाजवाद का परचम जो है दूसरे दलों में लहराएगा, उन्होंने एक अविश्वसनीयता का ठप्पा अपर्णा यादव पे लगा दिया ताकि बीजेपी के लोग भी उन पे विश्वास न करें, और वो समाजवादी पार्टी की तो अब रही नहीं। तो ये उनकी राजनीतिक चाल है। इस टिप्पणी में जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बड़ी तारीफ कर रहे हैं अपने योगी सरकार के कामों की, तो उससे लोग प्रभावित होकर के इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनसे पूछिए जरा कि एटा में एक दलित बेटी को जला दिया जाता है, क्या उससे प्रभावित होकर अपर्णा यादव गई? क्या योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर विधानसभा के सामने माँ बेटी अपनी उम्मीद लेकर के आई और उन्होंने आत्मदान कर दिया, क्या उससे आकर्षित होकर के अपर्णा यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचार किए, चाहे वो ऑक्सीमीटर घोटाला हो, चाहे वो थर्मामीटर के दाम में घोटाला हो, ये तमाम चीजों को लेकर के अपर्णा यादव जी आकर्षित हुई, या दूसरे नेता आकर्षित हो रहे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? या जिस तरह से भगवान राम के नाम पे वहां चंदा रखा हुआ, उसमें चंदा चोरी किया बीजेपी के लोगों ने, क्या उससे आकर्षित होकर के अपर्णा यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? या ये बताएं कि क्या इन्होंने जिस तरह से शिक्षा में घोटाले किए, आप देखिए, आपको याद होगा कि किस तरह से एक स्कूल बंद होने के बावजूद भी वहां खाने के नाम पे 9 करोड़ रुपए डकार लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके एक मंत्री हैं तो जमीनों का सौदा कर लेते हैं। तो क्या इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं उससे आकर्षित होकर के लोग जा रहे हैं? इसके अलावा एक और चर्चा भी, पुष्पेंद्र जी, एक और चर्चा भी है, कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लेते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं। कृष्ण मोहन जी, एक चर्चा यह भी है जो अपर्णा यादव हैं, उनके जो पति हैं प्रतीक यादव, मुलायम सिंह के जो बेटे हैं, छोटे बेटे, उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, उसकी जांच भी चल रही है। कहा जा रहा है वो जांच से बचने के लिए ये कदम हो सकता है अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना। क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? अब मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। आएंगे पुष्पेंद्र जी, कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लें।
हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने पुष्पेंद्र जी ने कहा कि अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कई हुए हैं अपराधियों के, तो उत्तर प्रदेश में हुए और बेहतर पुलिसिंग कई है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने कहा कोरोना काल में, साहब कोरोना काल का मैनेजमेंट जिसको WHO ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ योगी आदित्यनाथ जी को सबसे बेहतर कोरोना प्रबंधन हुआ है, ये WHO कह चुका है, उनकी बड़ाई कर चुका है। इन्होंने कहा घोटाला, साहब हमको घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे और खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार में आप नहीं लगा सकते हैं। घोटालों का आरोप आप पे लगा है कि 40,000 का कैप्सूल 40,000 का कैप्सूल इन्होंने खरीद कर 14 करोड़ रुपया का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया और इन्होंने इस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात को कहा है कि 14,000 का कैप्सूल खरीद कर 14 करोड़ हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। इन्होंने कहा भगवान राम, भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है, 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और राम हमारे सिद्धांत है, राम के मंदिर के लिए हम प्रतिबद्ध थे, राम का मंदिर बना रहे हैं और राम का भव्य मंदिर दुनिया में सबसे भव्य मंदिर कहीं बनेगा तो राम अयोध्या में बन रहा है और उसके लिए हम कटिबद्ध है। और इन्होंने कहा साहब इसीलिए शिक्षा में घोटाले किए, सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा शिक्षा में कई भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई है तो 2 साल में उत्तर प्रदेश में हुई है, ये रिकॉर्ड है अपने में। आप क्या बात करेंगे और आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग घोटालों की, सिलेंडर घोटाला। कृष्ण मोहन जी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भर्ती हैं वो डंडे खाते रहे आपकी सरकार में, धरना प्रदर्शन करते रहे, आखिरी में जाकर जो ओबीसी कोटे के जो सीटें उसकी बात आखिर में करी जब चुनाव नजदीक आ गया। उसके अलावा तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी आपने कोरोना काल में लगा दी, आपके लिए चुनाव जरूरी थे, कईयों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी सुध नहीं ली गई। तो ये मत कीजिए शिक्षक की आप बहुत हितैषी रहे हैं, तमाम सवाल आप पर भी उठे हैं आपकी सरकार पर। हमारे साथ गौतम राणे साहब बने हुए हैं। गौतम राणे सागर जी, इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जातियों को समेटने की, इकट्ठा करने की दिशा में अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, उधर बीजेपी की भी यही कोशिश है, लेकिन अब बीजेपी चाहती है अगर चुनाव थोड़ा गड़बड़ होता है, अगर मुकाबले से बाहर होती तो उसकी कोशिश है जातियों से धर्म की तरफ शिफ्ट करने की। कैसे देखते हैं इस पूरे जो चीजें चल रही इस वक्त? शैलेंद्र जी कहते हैं कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वही हैवाने सियासत में नजर आता है। हैवाने सियासत सीखनी हो तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी से सीखनी। हमारे मित्र कह रहे थे कि बड़े अपराधी हैं, 103 लोगों की जो सूची जारी की गई है प्रत्याशियों की, वह लिस्ट उठा करके देखिए, एक समाजवादी पार्टी की, दूसरी भ्रष्टाचार जननी पार्टी की। तो उस 103 लिस्ट में शायद 39 क्रिमिनल्स हैं भ्रष्टाचार जननी पार्टी, और जो समाजवादी पार्टी है उसमें 22 क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोग थे, जिसमें एक का टिकट करीब कट गया है तो 21 रह गए। लेकिन बीजेपी कहती है सारे क्रिमिनल्स जो हैं सब समाजवादी पार्टी बीजेपी में सब साफ सुथरी छवि के लोग हैं, वहां कोई क्रिमिनल नहीं है, और जो मुकदमे लगे हुए हैं सब राजनीतिक मुकदमे हैं, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, वो तो पूरी तरह से न्याय करती है। नहीं, देखिए इन्होंने तो चूंकि इनके पास गंगा पुत्र है, तो गंगा पुत्र तो ये आप भी मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो हो सकता है वो उसी भ्रष्टाचार जननी पार्टी को ही गंगा का रूप दे दिया हो और ये कहा हो कि भाई इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे लोग संगम में स्नान करने से पाप धुल जाता है, तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी में जैसे ही लोग आ जाते हैं तो पाप धुल जाता होगा। और दूसरी बात जो आप कही जा रही थी कि हमारे मित्र कह रहे थे कि 40,000 रुपए के सामान की खरीद पे एक 14 करोड़ का प्रचार हो गया। 96 रुपीज की जो कॉस्ट आती है, जो 5 किलो गेहूं, चावल और सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही, 96 रुपए। लेकिन गौतम राणे सागर जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो मुफ्त राशन बांटा सरकार ने कोरोना काल के दौरान, उसके बाद उसकी अवधि को भी और बढ़ा दिया गया, तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की इसका ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंचा है तो दलित वर्ग को पहुंचा है। क्या ये फायदा जो दलित वर्ग को पहुंचा राशन के थ्रू, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? शैलेंद्र जी हम वही आ रहे थे। 96 रुपए 96 रुपीज उसकी कास्ट आती है,
और 126 रुपए का जो थैला आता है उसका प्रिंट आता है, उसमें फोटो जाते हैं दोनों नेताओं के। हाँ, 126 रुपए उसके चार्ज आते हैं, प्रति थैले की कॉस्ट आती है प्रिंटिंग का और थैले का मिला करके। 98 रुपए का राशन बांटने के लिए 126 ठीक है, लेकिन ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के जरिए ही जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करना अच्छे से जानती है, वो अपनी योजनाओं का बेहतर प्रचार करती है। आज वही उसी का नतीजा है जो 2 बार केंद्र में सरकार बनी है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। अब दोबारा क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रताप प्रमुख संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। शिव प्रताप, अपर्णा यादव को शामिल तो कर लिया गया, इसके पहले भी हमने सवाल किया था, फिर से वही सवाल है, लेकिन अगर कैंट सीट से बात नहीं बनती है तो क्या इनको किसी और तरह शामिल किया जा सकता है, कोई पद दिया जा सकता है? पद तो देना निश्चित है। और बिल्कुल देखा जाए तो पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इसी बात को लेकर के मंथन कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो अपने बेटों अपनी बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अगर रीता बहुगुणा जोशी को अपने बेटे के लिए टिकट मिलता है तो यानी कि संदेश अलग ही जाएगा। और इसी पर मंथन पिछले कई दिनों से चल रहा है कि परिवारवाद को लेकर के जो संदेश जनता के बीच जाएगा वो कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। तो इसको लेकर के लगातार समीकरण बन रहे हैं, लगातार ये समझा जा रहा है कि कैसे आखिरकार रीता बहुगुणा जोशी समेत जो तमाम नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, कलराज मिश्र हैं, और इसके अलावा भी जैसे लखनऊ के सांसद कौशल किशोर हैं, इसके अलावा जो तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे लोगों की मांगे भी रह जाएं और परिवारवाद की जो संदेश जाता है जनता के बीच उससे भी बचा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से केंद्र स्तर पर मंथन में लगी हुई है कि ये दोनों ही स्थिति और परिस्थितियों से आखिरकार बच के निकला कैसे जाए। और ऐसी परिस्थिति और स्थितियों के बीच में अपर्णा यादव का जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि कयास पिछले काफी समय से लग रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव आती हैं भाजपा में, जो कि कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ऐसे में एक नया संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के बीच। अब ये देखिए, काफी दिलचस्प बात होगी कि आखिरकार केंद्र स्तर के शीर्ष नेतृत्व फैसला क्या लेता है। क्या रीता बहुगुणा जोशी की मांगे मानी जाती, क्योंकि अब कैंट विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है इस लिहाज से कि अपर्णा यादव को आखिरकार अगर टिकट नहीं दिया जाता तो उनको दिया फिर क्या जाएगा। बिल्कुल, क्या दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने पेश किया है कि एक बड़े परिवार की बहू आपके पार्टी में आ गई, लेकिन अब उसको आप कौन सा ओहदा, कौन सा पद देते हैं? क्या कैंट सीट से आप टिकट देंगे? इस पर भी सवाल है। हमारे साथ नवेद शिकोह साहब बने हुए हैं। नवेद जी, अब क्या ये माने कि बीजेपी ने भरपाई कर ली है, जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उसकी भरपाई हो गई है, या फिर भरपाई बाकी है? अपर्णा यादव से भरपाई नहीं होने वाली, लेकिन कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से कहने की हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। नहीं, भरपाई तो नहीं हो पाई है, इसको कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि अब जिनको इन्होंने शामिल किया है उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। वो इस बात को खुद भी स्वीकार कर सकती है, ये कोई आलोचना नहीं, जो सच्चाई है। हाँ, ये जरूर है कि उनका ताल्लुक मुलायम फैमिली से रहा है, इसलिए शायद भाजपा को ये लगता है कि हमने कम से कम एक पलटवार किया, एक कम से कम कुछ ऐसा किया जिससे हम एक संदेश दे सके कि तुम अपना परिवार, जैसे कि मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया और भाजपा के नेताओं ने इस तरह का एक बयान भी दिया कि मुलायम परिवार अपना परिवार भी नहीं संभाल पा रहा है तो वो पार्टी को कैसे संभालेगा, कैसे इतना बड़ा चुनाव जीतेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इस तरह की ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई भी फायदेमंद नहीं होगी, और समाजवादी पार्टी के लिए अपर्णा यादव जी का छोड़ना फायदेमंद होगा। फायदेमंद कैसे होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से मुलायम परिवार में, यादव परिवार में आपस में टकराव और झगड़े शुरू हुए थे, उसमें भी एक जो शुरुआत हुई थी उसमें इनकी ये जो बहू है, जो मुलायम जी की बहू है, इन्हीं
का भी एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद उसमें शिवपाल जी भी शामिल हो गए थे और मामला बहुत आगे तक चला गया था। बिल्कुल, लेकिन आज शिवपाल जी जो हैं आज शिवपाल जी जो हैं आज वो साथ नजर नहीं आए। अपर्णा यादव अक्सर शिवपाल की तारीफ करती रही, उनके साथ खड़ी नजर आई, लेकिन आज शिवपाल ने कह दिया उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, उनके समर्थन में कुछ भी नहीं कहा। और आज एक खास बात, और आज एक पोस्टर भी लॉन्च हुआ बीजेपी की तरफ से, जिसमें संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और अपर्णा यादव को लेकर एक पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में कहा गया है लड़कियां वहां सुरक्षा जहां। तो भरपाई तो नहीं कर पा रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कद के नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं। भले ही अब बीजेपी भले ही कुछ कहे कि उतने बड़े नेता नहीं हैं, वो उनका जाना हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं, लेकिन उनकी बेटी को अब सामने लाना पोस्टर में, ये दिखाने की कोशिश की आप भले ही चले गए लेकिन आपकी बेटी एक बड़ा चेहरा है ओबीसी वर्ग का, उसको पोस्टर में शामिल करना, अपर्णा यादव को शामिल करना और ये बात कहना बेटियां वहां और सुरक्षा वहां, लड़कियां सुरक्षा जहां और लड़कियां वहां। इसके अलावा अगर बात करें, अपर्णा यादव को आपने शामिल कर लिया है। अब चर्चाएं ये भी हैं कि उनके जो पति हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही थी, उसको लेकर काफी समय से बात चल रही थी। ये एक वजह है कि अपर्णा यादव बीजेपी में खुद गई हैं या राष्ट्रवाद की जो बात कर रही हैं वो वजह है। लेकिन सवाल अभी भी है बीजेपी के लिए कि बीजेपी इसकी भरपाई अब कैसे करती। जो पिछले दिनों बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, क्या अपर्णा यादव को शामिल करने से उसकी भरपाई हो गई या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी की कोशिश रहेगी कुछ और बड़े चेहरों को, कुछ और बड़े नामों को बीजेपी में शामिल करना। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज का मुद्दा में हम इसी पर बात कर रहे थे, अपर्णा यादव जो बीजेपी में शामिल हो गए, अभी क्या वो कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगी या फिर उनको कोई और पद, कोई और ओहदा बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।